Hello, guys. Welcome to my YouTube channel. We are doing decision trees, and in this video, we are going to do hyperparameter tuning in regression trees. ठीक है? और हम लोग एक छोटा सा कोड सैम्पल कोड भी रन करके देखेंगे कि डिसीजन ट्री रिग्रेसर को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो साइकिट लर्न में. ठीक है? So let's start with the video. So yeah, guys, I have again made a web application using Streamlit. And I'll use this application to demonstrate कि what are the different hyperparameters जिनको आप ट्यून कर सकते हो. ठीक है, तो सी यहाँ पे जो भी हाइपर पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्टली exactly वही हैं जो क्लासिफिकेशन में थे. कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं. जैसे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसमें जीनी या एंट्रोपी नहीं है. इंस्टेड वी हैव एमएससी एंड एमएई, मीन स्क्वायर्ड एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, वो आपने थ्योरी वाले वीडियो से समझ में आपको आ ही गया होगा. ठीक है, तो आई विल क्विकली शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय डेटा सेट. ये एक रैंडमली जनरेटेड डेटा सेट है. मैंने जानबूझ के एक नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ डेटा सेट लिया है सो दैट मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँ कि कैसे डिसीजन ट्रीज काम करते हैं. ठीक है, तो ये मैं अभी डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ. क्राइटेरिया एमएससी, स्प्लिटर बेस्ट है, बेस्ट या रैंडम होता है. मैक्स डेप्थ अभी नन है, मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनेगा. मिन सैंपल स्प्लिट है, मिन सैंपल लीव्स है, मैक्स लीफ नोड्स है, मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज है. ये सारे फीचर्स वही हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए थे. ऑल्दो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा. बट लेट्स फर्स्ट सी कि अगर हम एक सिंपल डिसीजन ट्री रन करते हैं अभी इस डेटा सेट के ऊपर विथ ऑल डिफॉल्ट पैरामीटर्स तो क्या होता है. ठीक है, सो इफ आई रन दिस, रन एल्गोरिथम पे अगर मैं क्लिक करूं तो यू कैन सी दिस इज माय रिग्रेशन लाइन. लाइन बोलना गलत होगा, दिस इज माय रिग्रेशन कर्व. And you can see the accuracy that I'm not accuracy, the R2 score that I'm able to achieve is 0.92. ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि आपको पूरा का पूरा डिसीजन ट्री प्लॉट होकर के दिखने लग जाएगा. अब ये बहुत बड़ा डिसीजन ट्री है तो अभी मैं आपको पूरा ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा, बट या दिस इज द डिसीजन ट्री. ठीक है, और सिंस एक ही कॉलम है यहाँ पे तो उसी कॉलम के ऊपर सारा का सारा डिसीजन मेकिंग हुआ है. ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है. ठीक है, दिस इज द डिसीजन ट्री. ओके, अब मैं आपको कुछ वेरिएशंस करके दिखाता हूँ. जैसे क्राइटेरिया अगर आप चेंज करो एमएससी से एमएई तो थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कि परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है जनरली, नॉट ऑलवेज. अगेन ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके पता करनी पड़ती हैं. बट लेट मी शो यू. हमने एमएई किया, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है. फ्रीडमैन एमएससी देखते हैं. कुछ खास डिफरेंस नहीं पता चल रहा. सो एमएससी एमएससी रहने देते हैं. बेस्ट के बदले लेट्स ट्राई विथ रैंडम. यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटर का मतलब क्या है कि आपके जो न्यूमेरिकल क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर स्प्लिटिंग होता है कि कॉलम इज ग्रेटर देन 2.5, तो आप उसको कैसे निकालते हो? आप हर वैल्यू को चेक करते हो. बेस्ट के केस में आप हर वैल्यू को चेक करते हो और बेस्ट वाले को उठाते हो. ये आपने पढ़ा था थ्योरी वाले पार्ट में. बट एक सेकंड अप्रोच भी होता है जहाँ पे सिंस आप बहुत सारे कंपैरिजंस नहीं करना चाहते, आप रैंडमली वो नंबर डिसाइड कर लेते हो. ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे तो इससे क्या होगा, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज ये छोटा डेटा सेट है. बट अगर आप रैंडम यूज करते हो तो ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. रैंडम यूज करने से ओवरफिटिंग रिड्यूस होगा और बेस्ट यूज करने से ओवरफिटिंग का चांस बढ़ता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. मैक्स डेप्थ आपको पता होगा. मैं वापस इसको बेस्ट कर रहा हूँ. मैक्स डेप्थ के बारे में आपको पता होगा कि आप अपने ट्री को कितना ग्रो करवाना चाहते हो. लेट्स से मुझे सिर्फ एक डेप्थ चाहिए, तो अब क्या होगा, ये अंडर फिट कर जाएगा. यू कैन सी. और ये रहा मेरा डिसीजन ट्री. पहला स्प्लिट ही पड़ा कॉलम 1 के ऊपर और इस वैल्यू के ऊपर -1.1 के ऊपर और 2 लीव्स बन गए. एंड दैट्स इट, दैट इज माय डिसीजन ट्री. ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत खराब परफॉर्मेंस है, 0.23 है. अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आई विल गेट 4 लीव्स. 0.72 तक पहुंच रहा है हमारा R2 स्कोर. सो यू कैन सी हर बार स्प्लिट जो पड़ेगा वो कॉलम 1 के बेसिस पे पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है हमारे डेटा सेट में. एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है. तो ये रहा हमारा आउटपुट. अगर आप इसको फिर भी थोड़ा डिसेंट वैल्यू पे लेके जाओ लाइक 5 तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और आपका ये कर्व को पकड़ने का ट्राई करेगा. लेट मी शो यू दैट. सी, बेस्ट जो आ रहा है अभी तक वो 5 में आ रहा है, 0.94. और ये सच में बहुत बढ़िया है, ये ओवरफिट नहीं कर रहा. यू कैन सी जितने भी ऊपर नीचे के येलो पॉइंट्स हैं ये अभी 5 वाले वैल्यू में उधर जाने का ट्राई नहीं कर रहा. बट आप जैसे इसको बहुत बढ़ा देते हो, लेट्स से 15 कर देते हो, तो यू वुड सी कि हर पॉइंट को टच करने का ट्राई करने लगता है.
हर पॉइंट को टच करने का ट्राई करने लगता है, विच इज काइंड ऑफ बैड। ठीक है, तो लेट्स कीप इट 5। या नेक्स्ट है मिनिमम सैंपल स्प्लिट। ठीक है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट में आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि कभी भी किसी नोड पे जब स्प्लिट पड़े तो मिनिमम इतने सैंपल्स तो होने ही चाहिए। अगर उस उतने नंबर ऑफ सैंपल से कम होगा तो स्प्लिट पड़ेगा ही नहीं। मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर लीफ, किसी पर्टिकुलर नोड पे हो और वहां पे आप स्प्लिट मारने वाले हो और आपने बोल दिया कि कभी भी 100 से कम रोज में स्प्लिट मत मारना, तो पहले चेक होगा कि 100 रोज है कि नहीं। अगर 100 रोज हैं देन ओनली द स्प्लिट विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मैं इसको मैं वापस 0 कर दे रहा हूँ सो दैट पूरा लास्ट तक ग्रो करोगे, और इसका वैल्यू मैं बहुत बढ़ा दे रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास 150 रोज है टोटल डेटा में, मैं इसको 100 कर दे रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कि 100 रोज ना हो किसी नोड में तब तक आप स्प्लिट नहीं मार सकते। सो यू वुड सी ये अंडर फिटिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि 150 से पहला स्प्लिट मारा तो 52 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 98 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 52 नहीं है तो 100 नहीं है तो अगला स्प्लिट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी 100 नहीं है तो अगला स्प्लिट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना होता है कि मिन सैंपल स्प्लिट का वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाते हो उतना अंडर फिटिंग का चांस बढ़ता है, और जितना घटाते हो उतना ओवर फिटिंग का चांस बढ़ता है। सो लेट्स से अगर मैं 50 कर दूं और अब रन करूं तो आई विल बी गेटिंग दिस। सो यहाँ पर 38 के आगे रुक गए आप, यहाँ पे 33 के बाद रुक गए। ठीक है, यहाँ पे 27 के बाद रुक गए, और यहाँ पे 4 के बाद रुक गए, यहाँ पे 48 के बाद रुक गए, और अब 71 था आपने स्प्लिट मारा, 52 था स्प्लिट मारा, 98 था स्प्लिट मारा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज मिन सैंपल लीफ। मतलब स्प्लिट मारने के बाद मिनिमम इतने रोज होने चाहिए लीफ के अंदर तभी स्प्लिट मारो। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं इसको बहुत बढ़ा के 100 कर दूं तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई स्प्लिट पड़ेगा यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों लीव्स में मिनिमम 100, आपके दोनों लीव्स में मिनिमम 100 आपके रोज होने चाहिए। सो जैसे ही मैं रन करूंगा ये अंडर फिटिंग हो जाएगा। इनफैक्ट एक भी ऐसा नहीं हो रहा है, एक भी स्प्लिट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट करते तो एटलीस्ट एक लीफ ऐसा बनता जिसमें 100 से कम रोज होते, तो फिर ये स्प्लिट होगा ही नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं रिड्यूस करके 50 कर दूं तो शायद कुछ स्प्लिट्स पड़ेंगे। या एक स्प्लिट पड़ा, 150 को मारने से यहाँ पे 52 आ रहा है, यहाँ पे 98 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो हाँ 59 और 91 के हिसाब से स्प्लिट मार दिया। ठीक है, तो जो भी है मतलब आपको आई गेस ये दोनों पैरामीटर्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्स लीफ नोड्स। मतलब डिसीजन ट्री में इतने लीव्स होने ही चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2, तो जो डिसीजन ट्री बनेगा उसमें एट मैक्स 2 ही लीफ नोड्स होंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करूं, सी बस 2 है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 5 ही होंगे। अच्छा ये पैरामीटर भी सेट है ना, इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ और अब 5 रखता हूँ। सो या एट मैक्स 5 ही होंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैक्स लीफ नोड्स। मैक्स लीफ नोड का वैल्यू अगर आप बहुत बढ़ा देते हो तो ओवर फिटिंग होता है, बहुत घटा देते हो अंडर फिटिंग होता है। आई होप आपको ये वाला बात भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं वापस 0 कर दे रहा हूँ। 0 मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री। नेक्स्ट इज मिनिमम इंप्योरिटी डिक्रीज। सो आप कभी भी जब स्प्लिट मारते हो तो आप इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस में मारते हो। तो लेट्स से मैंने बोला कि मिनिमम इतना का तो इंप्योरिटी डिक्रीज होना चाहिए तभी आप स्प्लिट मारो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इतने स्प्लिट्स पड़ रहे हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। एमएससी पेरेंट का और वेटेड एमएससी चिल्ड्रन का अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिनिमम इतना मिलेगा। अगर इससे कम होगा तो स्प्लिट पड़ेगा ही नहीं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो देखना यहाँ पे कुछ स्प्लिट्स घट जाएंगे, क्योंकि सी कुछ स्प्लिट्स घट गए। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, मान लो इसको मैं 0.1 कर दूं तो अब शायद एक भी स्प्लिट ना पड़े। अच्छा पड़ रहा है, चलो एटलीस्ट 2 स्प्लिट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 0.2 कर दूं या 0.5 कर दूं, प्रोबेबली एक भी स्प्लिट नहीं पड़ेगा। एक भी स्प्लिट नहीं पड़ा, बिकॉज कभी भी किसी भी नोड के स्प्लिट मारने पे इतना डिक्रीज हो ही नहीं रहा है इम्प्यूरिटी में। ठीक है, तो या दीज आर द वेरियस हाइपर पैरामीटर्स जो आपको मैटर करते हैं। यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर और होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, दैट इज मैक्स फीचर्स। आप कितने कॉलम्स को यूज करके डिसीजन ट्री बनाना चाहते हो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे लेट्स से अगर आपके पास 10 इनपुट कॉलम्स है और आपने 5 दे दिया मैक्स फीचर्स, तो हर बार जब नोड बनेगा तो कोई 5 रैंडम कॉलम्स को ही आप यूज करोगे टू क्रिएट द नोड।
ठीक है, इससे थोड़ा और रैंडमनेस आता है, रैंडमनेस आने से ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है। ठीक है, बट वो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, उसका रीजन ये है कि मेरे पास इनपुट में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो मैं मैक्सिमम एक ही यूज कर सकता हूँ, मिनिमम भी एक ही यूज कर सकता हूँ। तो फॉर मी मैक्स फीचर्स का कोई वैल्यू मैटर नहीं करता। बट अगर आप एक एक्चुअल डेटा सेट पे काम करो तो मैक्स फीचर्स आप यूज कर सकते हो। मैक्स फीचर्स स्पेशली यूजफुल होता है जब आप बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे इनपुट रो कॉलम्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो या दिस इज द टूल। मैं इसका लिंक डाल दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस टूल। ठीक है, आप अपना इंट्यूशन बिल्ड करो। नाउ आई क्विकली शो यू वन कोड एग्जांपल, बिकॉज पढ़ा है कुछ और ये सब देखा है, तो फिर एक कोड एग्जांपल करना भी सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने बस एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें मैंने लोड बॉस्टन का जो रिग्रेशन वाला डेटा सेट है वो यूज किया है। सो ये मैंने सब इंपोर्ट्स ले लिए जो भी मुझे यूजफुल लगे। यहाँ पे मैंने लोड बॉस्टन को इंपोर्ट करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द डेटा फ्रेम। ठीक है, सो ये जितने मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं ये सारे इनपुट कॉलम्स हैं, और ये MEDV जो है ये आपका आउटपुट कॉलम है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया डेटा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ट्रेन किया विथ क्राइटेरिया MSC एंड मैक्स डेप्थ 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको ट्रेन किया और उसके बाद वाई प्रेट कैलकुलेट किया, और फिर जब मैंने वाई R2 स्कोर निकाला तो आई एम गेटिंग R2 स्कोर ऑफ 0.88 विच इज क्वाइट हाई। बट ऑनेस्टली ये उतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने क्रॉस वैलिडेशन नहीं किया है। क्रॉस वैलिडेशन करने से स्कोर नीचे चला जाएगा, मुझे पता है। सो इससे ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो क्रॉस वैलिडेट करके देख सकते हो कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है। दिस इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन, मैं बस आपको फ्लो दिखा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर आपको सारे हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना है, मैंने आपको तरीका बता रखा है। या तो आप ग्रिड सर्च CV यूज कर सकते हो या रैंडम सर्च CV यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को ट्यून किया है: मैक्स डेप्थ, क्राइटेरिया, मैक्स फीचर्स, मिन सैंपल स्प्लिट। ठीक है, और मैंने भी बहुत कम वैल्यूज के साथ ट्रेन किया है क्योंकि टाइम नहीं था। बट आप चाहो तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल करके ट्राई कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज यूज रैंडम सर्च CV। ठीक है, और ये करने के बाद जब मैंने ग्रिड सर्च किया और फिट किया और उसके बाद जब मैंने बेस्ट स्कोर निकाला तो 0.64 आ रहा था, विच इज अ गुड स्कोर बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन के बाद ये चेक हो रहा है। तो ये आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, रिजल्ट सही है। और सिंस मैंने अभी सब कुछ नहीं डाला है, सारे वैल्यूज नहीं डाले, मैंने सारे पैरामीटर्स भी नहीं डाले हैं, तो अगर आप वो सब कुछ को डालते हो और खूब सारी वैल्यूज देते हो तो इंप्रूव और हो जाएगा आपका ये जो स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये नोटबुक शेयर करके दे दूंगा। आपका काम क्या होगा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, इस स्कोर को थोड़ा इंप्रूव करो। अलॉन्ग द वे आप सीख जाओगे कि क्या करना है। ठीक है, और ये रहे अपने बेस्ट पैरामीटर्स अभी के ग्रिड सर्च CV के आउटपुट के हिसाब से। क्राइटेरिया MSC बेस्ट रिजल्ट दे रहा था, मैक्स डेप्थ नन बोल रहा था, फुली ग्रोन बोल रहा था, मैक्स फीचर्स बोल रहा था 50% यूज करो, मेरे पास 12 कॉलम्स थे इनपुट में, बोल रहा 6 ही यूज करो। ठीक है, मिन सैंपल स्प्लिट बोल रहा था कि 25% डेटा ही रखो। अगेन आपके ऊपर है, आप ट्राई कर सकते हो। वन लास्ट थिंग इज फीचर इंपॉर्टेंस। तो आपको आई गेस पता होगा कि आप अगर रैंडम फॉरेस्ट के साथ काम कर रहे हो या फिर आप डिसीजन ट्रीज के साथ काम कर रहे हो, तो आपको जब आप ट्रेन करते हो अपने डिसीजन ट्री को अपने डेटा के ऊपर, तो वहां पर एक एट्रीब्यूट होता है फीचर अंडरस्कोर इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर। ये क्या करता है कि डिसीजन ट्री बनाते टाइम कौन से कॉलम्स कितनी बार यूज हुए उससे एक इंपॉर्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करता है हर कॉलम के लिए। तो अगर आप फ्यूचर में कभी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे हो, लेट्स से आपको कुछ कॉलम्स हटाने हैं, फीचर सिलेक्शन करना है, तो उस केस में ये काम आता है फीचर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने फीचर इंपॉर्टेंस हर कॉलम का निकाला तो पता चला ये RM जो कॉलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है डिसीजन ट्री बनाने में। उसके बाद LSTAT, उसके बाद CRIM, ये लास्ट वाले 3-4 कॉलम्स उतने यूजफुल नहीं है। सो कल को अगर आपको रिड्यूस करना है अपने कॉलम्स को, फीचर सिलेक्शन करना है, तो आप ये फीचर इंपॉर्टेंस वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ये सेम चीज रैंडम फॉरेस्ट में भी होता है, ऑल्दो रैंडम फॉरेस्ट वाला इससे ज्यादा यूजफुल होता है। डिसीजन ट्री वाला थोड़ा सा ओवरफिटिंग का सिनेरियो होता है तो लोग उतना रिलाई नहीं करते। तो आई वुड से कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रैंडम फॉरेस्ट से चूज करना या दोनों को ट्राई कर लेना। ठीक है, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज यूजफुल है, कौन सा चीज यूजफुल नहीं है। बट या दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ योर गिवन फीचर्स। ठीक है, तो विद दैट या आपका रिग्रेशन ट्री कंप्लीट हो गया। मैंने पिछले वीडियो में सारा का सारा थ्योरी पढ़ा दिया और इस वीडियो में मैंने आपको हाइपर पैरामीटर्स दिखा दिए और एक छोटा सा कोड भी करवा दिया।
अब gradually we'll move on to ensemble techniques. Okay, so yeah, that's it for the video, guys. If you like this video, please consider subscribing. Thanks for watching.